प्रेमचंद रचित कहानी करेंगे जिसका नाम है बड़े भाई साहब। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। दर्जा मीन्स कक्षा, यानी कि 2 साल फेल हुए होंगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। वो कहते थे कि भवन की बुनियाद खूब मजबूत होनी चाहिए जिस पर आलीशान महल बन सके। वो 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। वो बोलते थे कि बुनियादी ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। बड़े भाई साहब का कहना था कि मकान अगर मजबूत बनाना हो तो उसकी बुनियाद भी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए 1 साल की पढ़ाई वो 2 साल या 3 साल लगा देते थे। मैं छोटा था और वो बड़े थे। लेखक की उम्र 9 साल की थी और बड़े भाई साहब की उम्र 14 साल की। इसलिए मुझे डांटना, मुझ पर निगरानी रखना उसका जन्मसिद्ध अधिकार था और मैं उनका हुक्म भी मानता था। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी तो एक ही नाम या फिर एक ही शब्द या फिर एक ही वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी रचनाएं करते जिसमें न कोई अर्थ हो न कोई सामंजस्य, यानी मेल ही न खाए, ऐसी रचना कर डालते। उदाहरण के लिए क्या लिखते थे कॉपी पर, वो मैं बोल रही हूँ। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम, 1 घंटे तक, ऐसी रचना उन्होंने लिखी। इसके बाद उसने एक आदमी का चेहरा बना दिया। अब आप ही बोलो, इसका कोई मतलब निकला? नहीं। लेकिन बड़े भाई साहब किताब पढ़ पढ़ कर थक जाते ना, तब दिमाग को आराम देने के लिए वो ऐसी रचना करते, ऐसे शब्द लिखते। और हम दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते? या तो बाहर खेलने जाते या टीवी देख लेते या फिर फ़ोन में। लेकिन बड़े भाई साहब तो ऐसी रचनाएं करते थे। लेखक ये रचना, ये पहेली को सुलझाने के लिए बहुत कोशिश करते, लेकिन असफल रहते। और बड़े भाई साहब थोड़े रोब वाले थे। मिस देखने में ही ऐसा लगता था जैसे अभी डांट देंगे, गुस्से वाले। इसलिए पूछने का तो साहस लेखक में था ही नहीं। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं जमात यानी कक्षा। बड़े भाई साहब 9वीं में थे और लेखक 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। अब यहाँ पर एक मुहावरा आया है, छोटा मुंह बड़ी बात, यानी कि शक्ति से अधिक कहना। छोटा है लेखक तो उसकी समझ में बड़े लोगों की बातें नहीं आती, इसलिए यहाँ बोला गया है छोटा मुंह बड़ी बात। आप ध्यान देना, इस लेसन में बहुत से मुहावरे आ रहे हैं। मैं एक एक करके बोलूँगी, आपको नोट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स के सिर्फ मुहावरे पूछे जाते। तो पहला यहाँ पर मुहावरा है छोटा मुंह बड़ी बात, यानी कि शक्ति से अधिक कहना।
बड़े भाई साहब दिन रात पढ़ते, लेकिन छोटा भाई लेखक उससे बिल्कुल विपरीत। वो कहते कि मेरा तो पढ़ने में बिल्कुल मन ही नहीं लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठूं तो पहाड़। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाते। कभी कंकरियां उछालते, कभी कागज की तितलियां उड़ाते, तो कभी कोई साथी मिल गया तो पूछो ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, कभी कभी तो फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रुद्र रूप देखकर मेरे तो प्राण ही सूख जाते। भाई साहब का कठोर रूप देखकर लेखक के प्राण सूख जाते। यहाँ पर एक मुहावरा है, प्राण सूख जाना यानी कि डर लगना। जैसे ही लेखक बाहर घूमकर आते और भाई साहब के सामने खड़े होते तो भाई साहब का पहला सवाल यही, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इतनी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता और उसका जवाब मेरे पास केवल मौन। लेखक कुछ जवाब ही नहीं दे पाता। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ही नहीं था। स्नेह और रोष से मिले हुए शब्द में मेरा सत्कार करते, ऐसे ऐसे शब्द बोलते कि पूछो ही मत। बड़े भाई साहब लेखक को बोलते, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ यानी अक्षर। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो एरा गेरा नत्थु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते, यानी कि कोई भी साधारण व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ लेता। अंग्रेजी पढ़नी हो तो रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाके ये विद्या आती है। यहाँ पर 2-3 मुहावरे आए। एक है हंसी खेल नहीं यानी छोटी मोटी बात नहीं। दूसरा है एरा गेरा नत्थु खेरा यानी कोई भी साधारण व्यक्ति। तीसरा है रात दिन आंखें फोड़ना यानी बड़े ध्यान से पढ़ना। इसके बाद खून जलाना यानी कष्ट उठाना। बड़े भाई कहते हैं कि सभी को अंग्रेजी नहीं आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम तो गोगा हो, गोगा। गोगा मीन्स मूर्ख। मुझे देख लो, मुझे देखकर तुझे सबक नहीं मिला? मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देख रहे हो ना तो तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, खेल उत्सव होते हैं जो, मुझे तुमने कभी देखा है जाते हुए? रोज क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, क्या मैं वहाँ जाता हूँ? मैं वहाँ फटकता नहीं हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ता हूँ। फिर भी तुम कैसे ऐसा कर सकते हो कि तुम यहाँ खेल कूद करके वक्त गवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं एक कक्षा पास करने में। तुम ऐसे करते रहोगे ना तो उम्र भर बीत जाओगे, लेकिन एक ही दर्जे में पड़े रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है ना तो बेहतर है हॉस्टल से घर चले जाओ, मजे से गुल्ली डंडा खेलो। ऐसे दादा की मेहनत की कमाई को बर्बाद मत करो। लेखक और बड़े भाई साहब के दादा दोनों को पढ़ाने के लिए हॉस्टल में भेजा है दोनों को।
इसलिए बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई को वो सीख दे रहा है कि भाई खेलकूद में समय न व्यस्त करके पढ़ाई में मन लगाओ। बड़े भाई की लताड़ सुनकर छोटा भाई आंसू बहाने लगा। जवाब ही नहीं था। लेखक बोल रहे थे अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन से? डांट यानी। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत ही टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था। इसलिए मैं सोचने लगा क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बुत्ते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाते थे। लेकिन 2 या 3 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा के पढ़ूंगा। इरादा कर लिया है तो टाइम टेबल तो बनाना होगा। इसलिए छोटे भाई ने चटपट टाइम टेबल बना दिया। वो कहते कि बिना नक्शे बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल बनाया ना तो खेल कूद की वस्तु बिल्कुल उठ जाती है। यानी कब उठना है, कब कौन से सब्जेक्ट डालने हैं, ये सब में कहीं पर भी खेल कूद का जिक्र नहीं था। शुरुआत हुई प्रातःकाल सुबह 6 बजे से। 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी पढ़ना, 8 से 9 तक हिसाब करना, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम करते। 4 से 5 तक भूगोल करते। 5 से 6 तक ग्रामर करते। आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलते। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन करते। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। आपने देखा होगा ये टाइम टेबल में कहीं पर भी खेलने कूदने का समय निश्चित नहीं किया है और उनका मन तो खेलने कूदने में। तो ये सब टाइम टेबल का क्या पालन करेंगे? वो क्या करेंगे देखते हैं आगे। टाइम टेबल तो छोटे भाई ने बना लिया, लेखक ने, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो गई। टाइम टेबल तो बना लिया लेकिन पालन नहीं कर पाए। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती थी और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। जब जानलेवा टाइम टेबल व आंखें फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ही नहीं रहती मैदान में जाके। और भाई साहब को नसीहत और फिजियत का अवसर मिल जाता। फजीयत यानी अपमान करना और नसीहत देना यानी सीख देना। मैं उसके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरफ दबे पांव आता कि उन्हें खबर ही ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे तो प्राण निकले।
हमेशा सिर पर एक नंगी सी तलवार लटकती मालूम होती। यहाँ है एक मुहावरा, नंगी तलवार लटकना, यानी म्यान में से निकलकर जो तलवार है कहीं पर कभी भी लग सकती है। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन से जकड़ा रहता है, मैं भी बड़े भाई साहब की फटकार डांट सब खाकर खेलकूद नहीं छोड़ सकता था। ये हुआ लेसन का एक भाग। वैसे पूरा लेसन 3 विभाग में डिवाइडेड है, तो हमने एक किया। अब इसके अनुरूप इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो करेंगे ताकि आप भी ध्यान दें और ये आपका वर्क होगा। अब हम प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक जी खेलकूद, गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, सैर सपाटा आदि कार्यों में थी। क्वेश्चन नंबर 2, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल ये पूछते थे, कहाँ थे? और फिर नसीहत देना शुरू। क्वेश्चन नंबर 3, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे और 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? साहब दिमाग को आराम देने के लिए कॉपियों और किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या फिर शब्द या फिर वाक्य 10-20 बार लिखा करते थे। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। ऐसी रचनाएं बनाते थे जिसका कोई अर्थ न हो। इसके बाद छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? छोटे भाई ने टाइम टेबल बनाते समय खेल कूद का कहीं टाइम ही नहीं दिया और जब टाइम टेबल के अमल की बारी आई तब उसकी अवहेलना शुरू हो गई, क्योंकि उसे मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती उसे अनिवार्य रूप से खींचती थी। इसलिए टाइम टेबल का वो पालन नहीं कर पाए। अभी जो हमने 5 क्वेश्चन किए वो आज आपका वर्क है।